तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 अति संभावित प्रश्न सीरीज जो हम लेकर के चल रहे हैं, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 19। और आज के प्रैक्टिस सेट में हम कवर करने वाले हैं 30 प्रश्न बाल विकास सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न कवर करने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्नों की सीरीज है जो आपको एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज छपे मिलने वाले हैं। अगर आप इस प्रश्न सीरीज को भी कवर कर लेते हैं, जितनी वीडियो हम डाल रहे हैं, अगर आप उतनी वीडियो भी आराम से देख लेते हैं, तो आप आसानी के साथ में 90 नंबर लेकर के आ सकते हैं और इस एग्जाम को आसानी के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। एमपी टेट फ्री क्लासेज के नाम से एक हमने जो प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियो जा रही हैं। लगभग 5 वीडियो सीडीपी की हो चुकी हैं, ईवीएस की 6 वीडियो हो चुकी हैं, 2 वीडियो मैथ पेडागोजी की हो चुकी हैं, इंग्लिश की 1 से 2 वीडियो हो चुकी है और आज शाम को आपकी हिंदी की भी एक वीडियो आने वाली है। तो ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू इसी तरह से रहेगी आपके एग्जाम के दिन तक। जिस दिन आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा उस दिन से हम डेली एग्जाम एनालिसिस शुरू कर देंगे। एक एक प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न आए हैं, इससे रिलेटेड और कौन से प्रश्न आ सकते हैं, तो वो एग्जाम एनालिसिस भी आपका चलने लगेगा साथ ही साथ में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आप खुद भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं और लास्ट में आपको बताना है कि इस 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं, कितने नंबर आपके आए हैं। चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, निम्न में से कौन सा कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देता है। लैंगिक रूढ़िवादिता के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। लड़का और लड़की में विभेद करना, लड़के कौन सा काम करेंगे, लड़कियां कौन सा काम करेंगी, ये काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं, ये काम लड़के नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाती हैं। तो इनमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देती है, यानी कि नेगेटिव आपसे पूछा है। लड़के नहीं रोते हैं, ये तो बोला ही जाता है भैया लड़के नहीं रोएंगे क्योंकि तुम लड़के हो, नहीं रोओगे, तो ये गलत है। ये तो लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। क्यों नहीं लड़के रो सकते हैं। लड़कों को नीला रंग पसंद है जबकि लड़कियों को गुलाबी, ये भी कहना भैया लड़कियों को केवल गुलाबी ही पसंद है, लड़कों को नीला, ये भी गलत है। ये भी लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। अगला है लड़कियों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्यों भैया लड़कों को नहीं करना चाहिए क्या, तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, लड़के और लड़कियां किसी भी रंग को पसंद कर सकते हैं, तो ये जो ऑप्शन है ये आपका रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको बता दें। तो एक रूढ़िवादिता किसी चीज़ के बारे में एक निश्चित विचार रखती है, जैसा कि आपको हमने बताया कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के ये काम करेंगे, ये जो है एक रूढ़िवादी प्रवृत्ति होती है। लैंगिक रूढ़िवादिता में एक निश्चित विचार होता है कि लड़के या लड़की को कैसा होना चाहिए, इसी को हम लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। ऊपर हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे सारे ऑप्शन इसमें आ जाए, चार के चारों ऑप्शन देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि के सिद्धांत की आलोचना है, यानी नेगेटिव पूछा गया है, कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है या उसकी आलोचना करता है। तो देखिए, यानी नेगेटिव, आपको नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है और इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेगेटिव टैग शब्द के बारे में आपको था, नेगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, याद करना हो गया, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। केवल कहीं पर लगा मिल जाए, ये नेगेटिव टैग वर्ड है और नेगेटिव ही आपको ढूंढना है। देखिए, तो बहुबुद्धि केवल प्रतिभा है जो संपूर्ण रूप से बुद्धि में मौजूद है। और अगला ऑप्शन है, बहुबुद्धि छात्रों को उनकी प्रवृत्ति का पता लगाने का अवसर देती है, बिल्कुल सही बात है। या व्यावहारिक बुद्धि पर जोर देती है, ये भी सही बात है। या अनुभविक साक्ष्य को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे गलत बात कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। और इसमें आप देख भी रहे हैं केवल शब्द लगा हुआ है और जो केवल होता है वो नेगेटिव शब्द को दर्शाता है और नेगेटिव ही आपसे पूछा गया कि कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो बहुबुद्धि केवल प्रतिभा है जो संपूर्ण रूप से बुद्धि में मौजूद है, ये गलत है। वो केवल प्रतिभा नहीं है बल्कि बुद्धि होती है एक तरह की, मतलब बहुत सारी बुद्धि मिल करके जो है एक मनुष्य के अंदर होती है जिसके द्वारा मनुष्य कार्य करता है। तो केवल प्रतिभा नहीं है, ठीक है। और नहीं आपसे पूछा गया था, यानी कि आलोचना पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और याद रखना, केवल याद करना, ये सारे शब्द जहां पर मिले ये नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, तो नेगेटिव आपसे पूछा गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं। देखिए, अब ये आपसे पूछा जा सकता है, फैक्ट वाला प्रश्न है, बहुबुद्धि के सिद्धांत को पहली बार किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी 1983 में एक पुस्तक निकाली थी, इन्होंने फ्रेम ऑफ माइंड में प्रस्तावित किया था। तो किसके द्वारा दी गई थी बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। कब, 1983 में, कौन सी किताब में, फ्रेम ऑफ माइंड में इसको प्रस्तावित किया गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन-सा कारक बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है? बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो भी बात होगी बालक को केंद्र में रख कर के होगी, बालक के अच्छे भविष्य के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। कितनी भी उसकी व्यक्तिगत भिन्नता हो, अलग-अलग बालक अलग-अलग भिन्नता के साथ में रहते हैं, किसी को कम समझ में आता है, किसी को ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है? कोई कानों से कम सुन पाता है, कोई आँखों से कम देख पाता है, जो भी उनकी व्यक्तिगत भिन्नता होती है, उसको साइड में रख कर के हम बच्चे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो कौन-सा कारक बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है? व्यक्तिगत भिन्नता, बाल अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता इसका जो है आधार होती है। बच्चे में कितनी भी भिन्नताएँ हों, लेकिन आपको बच्चे को सेंटर रखना है, बच्चे पर ध्यान केंद्रित करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को केंद्र में रखा जाता है तथा उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, हाँ। अगला प्रश्न है देखिए, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें जज, भिखारी या चोर भी बना सकता हूँ। यह कथन निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत को दर्शाता है? कौन-सा ऐसा सिद्धांत है जिसमें ये कहा गया था कि भाई तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उसमें से ही अलग-अलग जो है प्रोफ़ेशन निकाल दूँगा। किसी को चोर बना दूँगा, किसी को डॉक्टर बना दूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। कौन-सा सिद्धांत ऐसा कहता है? किस सिद्धांत के अनुसार ये हो सकता है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत या फिर व्यवहारवाद का सिद्धांत? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। व्यवहारवाद के सिद्धांत के आधार पर यह कहा गया था कि आप हमें 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, हम उनमें से अलग-अलग जो है प्रोफ़ेशन उनका बना देंगे। ये उनके व्यवहार पर डिपेंड करता है, जैसा उनके साथ में व्यवहार किया जाएगा। चलिए ये इस सिद्धांत को किसने दिया था तो देख लीजिए। जॉन ब्रोडर्स वॉटसन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने व्यवहारवाद को संहिताबद्ध और प्रसारित किया। इन्हें व्यवहारवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि व्यवहारवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो उनका नाम रहेगा जॉन ब्रोडर्स वॉटसन, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जहाँ मतलब ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको देखने के लिए ये 30 प्रश्न लग रहे होंगे, लेकिन इस 30 प्रश्न की जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें आप 40 से 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थियों को नए अध्याय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? यानी कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, यानी कि आपसे नेगेटिव पूछा गया है, इनमें से कौन-सा ऑप्शन नेगेटिव है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं, चारों ऑप्शन देख लें। देखिए, उन्हें दिए गए उदाहरण में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। आपने जो एग्ज़ाम्पल दिए हैं, उनमें से सामान्य गुण उसको खोजने के लिए कहें, बच्चे खोज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसे अध्याय से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करें, बिल्कुल अध्याय से संबंधित ही उदाहरण प्रस्तुत प्रस्तुत करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आज आप प्लस के मतलब कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग करा रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं आयु का, ऐज का, या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री का उदाहरण दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अध्याय से संबंधित ही आपको उदाहरण देना है। पहले जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करें, फिर सरल की ओर बढ़ें, यही आपका नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पहले सरल चीज़ें सिखाइए, बच्चों को पहले सरल चीज़ें सिखाइए, उसके बाद में धीरे-धीरे आपको कठिन की ओर बढ़ना है। तो जटिल से सरल की ओर नहीं, बल्कि सरल से जटिल की ओर बढ़ना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी ही गलत हो जाएगा, और गलत ही आपसे पूछा है, नेगेटिव आपसे पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। बिल्कुल सी बात है। पहले आपको क्या चीज़ें पता है और अब आप क्या सिखाने जा रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को लिंक करके भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो छात्रों को नया अध्याय पढ़ाते समय शिक्षक के द्वारा पहले सरल, उसके बाद में कठिन वक्तव्य की ओर बढ़ना चाहिए। शुरुआत सरल से करनी चाहिए। अगर आप कठिन ही पढ़ाने लगेंगे तो बच्चे बीच में क्लास छोड़ करके भाग जाएंगे, ठीक है? आप में से कोई नहीं भागेगा, पूरी वीडियो देखेगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जब बच्चा असफल होता है तो उसका तात्पर्य क्या है? अगर बच्चा फेल हो गया तो उसका क्या अर्थ है? आइए देखते हैं ऑप्शन। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। कहीं भी आपको याद शब्द मिल जाए, समझ लीजिए नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ये भी गलत है। भाई प्राइवेट ट्यूशन के लिए आप फोर्स नहीं करेंगे उनको, नहीं तुम भाई प्राइवेट ट्यूशन लो, हम हमसे ही पढ़ने आओ, तो ये भी गलत हो जाएगा। व्यवस्था फेल हुई है या फिर बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं, ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है। हाँ, व्यवस्था फेल हुई है। अब इस व्यवस्था का अर्थ क्या है? व्यवस्था का अर्थ है कि अगर उस स्कूल में कोई बच्चा फेल हो रहा है तो समझ लीजिए पूरा स्कूल फेल हो रहा है, पूरी व्यवस्था फेल हो रही है। देखिए, एक बच्चे की असफलता विद्यालय व्यवस्था तथा बच्चों के प्रति प्रतिक्रिया करने की असमर्थता का एक प्रतिबंध है, यानी कि आपने उसको सही से पढ़ाया ही नहीं है। अगर वो बच्चा फेल हुआ तो समझिए वो आप फेल हुए हैं, एक शिक्षक फेल हुआ है, एक स्कूल फेल हुआ है, क्योंकि बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, जिस तरह से व्यवस्था में ढाला जाएगा वे इसी तरह का आकार प्राप्त कर लेते हैं। अगर आपने उन्हें अच्छे से पढ़ाया होता तो वो फेल नहीं होते, ठीक है? तो पूरी व्यवस्था को फेल माना जाता है अगर बच्चा फेल होता है तो।
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से इनमें से किसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गुण शामिल होते हैं जो बच्चे को अपने माता पिता से विरासत में मिलते हैं? ऑप्शन देखिए तो समझ में आएगा, सहसंबंध, मनोवृत्ति, गुणसूत्र या फिर आनुवंशिकता। आपने कई बार सुना होगा जो आनुवंशिकता के गुण होते हैं वो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर किसी बच्चे के माता पिता के सिर में बाल कम हैं तो उस एज तक आते आते उस बच्चे के भी सिर में बाल कम हो जाएंगे। ये आनुवंशिक लक्षण होते हैं। आजकल आप देख भी रहे होंगे बहुत से लोगों के बाल झड़ जाते हैं। अब वो लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत तेल लगाते हैं और बहुत सारा मतलब सारी चीज़ें सामान मंगा कर लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनके बाल झड़ते हैं क्योंकि वो आनुवंशिकता में है। उनकी जो जेनेटिक्स होता है, उन जेनेटिक्स में है, उनके पिताजी के बाल नहीं हैं, कम हो गए हैं बाल, तो बच्चों के भी बाल कम होंगे। तो ये बच्चों को जो विरासत में मनोवैज्ञानिक गुण मिलते हैं, वो आनुवंशिकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, तो भाई लाइक कर देना और शेयर कर देना सभी दोस्तों के पास में। देखिए, तो यह किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता स्वरूप को संदर्भित करता है जो गर्भाधान के दौरान स्थापित हो जाता है। यानी कि जब बच्चे पेट में होते हैं तभी उनका जेनेटिक्स जो है वो उनके अंदर चला जाता है। ठीक है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गुण शामिल होते हैं जो बच्चों को अपने माता पिता से विरासत में मिलते हैं। जैसे कि किसी के माता पिता बहुत गोरे हैं तो बच्चा काला नहीं होगा, बच्चा भी गोरा होगा क्योंकि वो उनके आनुवंशिक लक्षण होते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्कूली शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था? किस ऐसी संस्था ने सतत और व्यापक मूल्यांकन स्कूली शिक्षा में शुरू किया था? इग्नू ने, सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने या फिर भारत सरकार ने? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फैक्ट वाला प्रश्न है, सीबीएसई के द्वारा सतत और व्यापक मूल्यांकन शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न नंबर 9 देख लें। देखिए, निम्नलिखित में से कैसे एक शिक्षक छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है? यानी कि छात्रों में अच्छे गुण कैसे भर सकता है? अनुशासन की भावना विकसित करके। अनुशासन आप देख सकते हैं लेकिन ये एक फोर्सफुली होता है, नहीं तुमको कल स्कूल में टाइम से आना है, अगर नहीं आओगे तो हम डंडा मारेंगे, तो ये एक तरह से नेगेटिव सेंस देता है। आदर्श व्यवहार करके, बिल्कुल सही बात है, बच्चों के साथ में आदर्श व्यवहार कीजिए, प्यार का व्यवहार कीजिए, तो आपकी बातें बच्चों के दिमाग में जाएंगी, बच्चे आपकी बातों को सीरियसली लेंगे। अगर आप डांटेंगे, उनको भय दिखाएंगे, तो बच्चे भी सोचेंगे क्या करना है, 2 ही डंडा तो मारेंगे टीचर जी, कोई दिक्कत नहीं, 2 डंडा खा लेंगे, ठीक है ना? तो ये होता है। महान लोगों के बारे में बता करके ये भी ठीक है, आप महान लोगों के बारे में बता सकते हैं, उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर ये भी ठीक है, लेकिन सही सबसे सही ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आदर्श व्यवहार करके आप उनमें अच्छे गुण, मनोवैज्ञानिक गुण, सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 10, बाह्य अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सी बात सही है बाह्य अभिप्रेरणा के संबंध में? अब पहले आपको बाह्य अभिप्रेरणा का अर्थ पता होना चाहिए। बाह्य अभिप्रेरणा का अर्थ है आप किसी बच्चे से मान लीजिए होमवर्क करवाना चाहते हैं, ठीक है, पर उसका मन नहीं है, पर आपने कहा कि हम अगर आप होमवर्क कर दोगे तो हम आपको ये वाली टॉफी देंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने लालच दिया, बाहर से उसके अंदर अभिप्रेरणा भरी, तो उस बालक ने अपना होमवर्क कर लिया, ठीक है। तो यह एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है। अगर उसे किसी चीज़ का लालच दे रहे हैं तो वो एक तरह की बाह्य अभिप्रेरणा होती है। इससे पहले वाली सीडीपी के वीडियो हमने आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में आपको बताया था, आप वो वीडियो देखना, आपको आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में भी पता चल जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा का कम प्रयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ज़्यादा बाह्य अभिप्रेरणा देंगे तो बच्चों को उसकी आदत पड़ जाएगी। बच्चों को अगर वो सवाल आ भी रहा होगा ना, तब भी वो नहीं करेगा, सोचेगा अरे एक टॉफ़ी मिल जाएगी, सर से कह सर हमें नहीं आ रहा है और टॉफ़ी मिल जाएगी तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसका प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए, पहला ही ऑप्शन सही है। बाहरी अप्रेरणा ग्रेड प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है, गलत है। उसके बाद में बाह्य अप्रेरणा में बच्चों को याद करने में सहायता मिलती है, ये भी गलत है। तो याद तो पहले बताया, याद शब्द जहाँ मेरे समझो नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत हो जाएगा, नन ऑफ द एब, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि किस ओर संकेत करती है? यानी कब से कब तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि होती है? 2 से 6, 6 से 12, जन्म से 5 वर्ष तक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सबको पता है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2 से लेकर के जो 6 वर्ष तक की अवधि होती है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। कौन-कौन सी अवस्थाएँ होती हैं, आइए देख लेते हैं। आरंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच होती है। यह बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि है। इसीलिए सरकार भी यहाँ पर फ़ोर्सफुली कहती है कि 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आप भोजन दीजिए, उनको मतलब आंगनवाड़ी में लेकर के जाइए। आंगनवाड़ी में बहुत सारी योजनाएँ चलती हैं छोटे-छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि यहीं से बच्चों की नींव डलती है, स्वास्थ्य की भी नींव डलती है और उनका मानसिक विकास किस तरह से होगा उसकी भी नींव यहीं से डलती है, 2 से 6 वर्ष के बीच में। इसे कहते क्या हैं? इसे टॉय एज कहते हैं, बच्चे खिलौनों को साथ में खेलते हैं, ठीक है? इसे गैंग एज कहते हैं, इसे एक्सप्लोरेटरी एज आदि के रूप से जाना जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर
12 देखते हैं, ये भी फैक्ट वाला प्रश्न है आपका, एनईपी से है। एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान एनआरएफ क्यों स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान, आइए देखते हैं। डायरेक्टरेट और पोस्ट डायरेक्टर शोध के प्रोत्साहन हेतु, आधारभूत वैज्ञानिक शोध प्रोत्साहन हेतु, विश्वविद्यालय में शोध संस्कृति के व्याप्त होने के उन्हें सक्षम बनाने हेतु, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्वविद्यालय में शोध संस्कृति के व्याप्त होने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु, यानी अगर आप पीएचडी की डिग्री करना चाह रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग देने के लिए एनआरएफ की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार क्या है? पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, या फिर निराधार है? बताइए क्या होगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्णतः सही है। चलिए समझा देते हैं क्या कह रहा है इस प्रश्न में, आइए देखते हैं। देखिए, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ की, आपने मान लीजिए उसको आज जोड़ना सिखाया, ठीक है, उसका फिर आप आकलन कर रहे हैं, तो उस आकलन में अगर बच्चे को नहीं आ रहा तो वो केवल बच्चे का आकलन नहीं है, वो एक शिक्षक का भी आकलन होता है कि शिक्षक ने किस तरह से उसको समझाया कि बच्चे के समझ में नहीं आया या फिर बच्चे के समझ में अच्छे से आया। तो ना केवल वो बच्चे का आकलन है, बल्कि वह शिक्षक का भी आकलन है, और यह बात पूर्णतः सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, थोड़ा सा तेज चलते हैं नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, तो विभिन्न जाति समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति आमतौर पर किस पर आधारित होती है? अभिवृत्ति का मतलब होता है उनकी सोच, तो किस पर आधारित होती है उनकी सोच, अगर सामने उनके कोई व्यक्ति आ गया है तो? देखिए, उनके सगे भाई बहन की अभिवृत्ति पर, यानी कि उनके सगे भाई बहन कैसे सोच रहे हैं वैसा वे सोचेंगे, उनके सहकर्मी की अभिवृत्ति पर, उनके माता पिता की अभिवृत्ति पर, या फिर टेलीविजन के प्रभाव पर? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनके माता पिता की अभिवृत्ति पर। मान लीजिए मैं किसी बालक के सामने जाता हूँ, मुझे जानता नहीं है, लेकिन उसके माता पिता मुझे जानते हैं। अब उसके माता पिता ने जैसा उसको मेरे बारे में बताया होगा, वो बालक वैसा ही मेरे बारे में सोचेगा, कुछ अलग नहीं सोचेगा। ठीक है, तो माता पिता की अभिवृत्ति पर उसकी भी अभिवृत्ति, यानी उसकी भी सोच माता पिता की सोच पर निर्भर करती है। भाई बहन क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई बहन की भी वही सोच होगी जो उनके माता पिता की सोच होगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, फैक्ट वाला प्रश्न है। किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक किसे माना जाता है? किसने ये कहा था कि भाई किशोरावस्था जो है वो एक वैज्ञानिक अध्ययन है? मार्केट मीड, जी स्टेनले हॉल, लेट हॉलिंगवर्थ, या फिर अरस्तू? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी स्टेनले हॉल को जो है इसका जनक माना जाता है। सीधे फैक्ट वाला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पर। देखिए, तो लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, व्यवहारवादी दृष्टिकोण से, या फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संबंधित है लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को सीखने के प्रयत्न करने पर जोर देगा? कौन सा ऐसा संवेग होगा जिसके द्वारा विद्यार्थी अच्छे से सीखेंगे और उस पर जो है जोर दिया जाएगा? आइए देखते हैं। कुंठा, नीरसता, क्रोध, या फिर मान और गर्व? अब इसमें अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव चीज़ उसके ऊपर बुरा ही इफेक्ट करेगी। अच्छा इफेक्ट कौन सा करेगा? जो पॉजिटिव चीज़ होगी। तो कुंठा जो होती है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, नीरसता नेगेटिव है, और क्रोध भी नेगेटिव है। मान और गर्व, अगर उसको मान और गर्व उसके अंदर आएगा कि हाँ हमने ये चीज़ आज याद कर ली है और हमारे सर ने आज हमारी बड़ाई की है, उसको अपने ऊपर गर्व होगा। इससे क्या होगा? वो उसी चीज़ को और अच्छे से करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। मान और गर्व जो है वो अधिक अधिक पॉजिटिव प्रेरणा उसको देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक रचनात्मक विचारक में नहीं पाई जाती है? जो एक क्रिएटिव क्रिएटर होता है, यानी जो एक रचनात्मक विचारक होता है, उसके अंदर इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, यानी नेगेटिव चीज़ आपको ढूंढना है। देखिए, चुनौती का लाभ उठाना, बिल्कुल चुनौती का लाभ उठाता है। अगर कोई प्रॉब्लम उसके सामने आ रही है तो उसको फेस करता है। समस्याओं को रुचि के रूप में देखना, ये भी सही है। आसानी से निराश हो जाना, ये बिल्कुल गलत है। वो आसानी से निराश नहीं होता। जो रचनात्मक होगा ना, जो क्रिएटिव होगा, वो आसानी से निराश नहीं होगा। कोई समस्या उसके सामने आएगी तो उसको फेस करेगा, उसमें भी अवसर ढूंढेगा। ठीक है, तो समस्याओं को खोजना ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। और गलत ही आपसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आसानी से वो व्यक्ति निराश नहीं होगा।
अगला देखिए, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं मेरे भाई, ठीक है ना? ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आगे पूछे जाएँगे। जब आप एग्ज़ाम देकर आएँगे, तो इसी वीडियो के नीचे आकर आप कमेंट करेंगे कि हाँ सर, मज़ा आ गया एग्ज़ाम दे कर के। देखिए, रचनात्मक विचारक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ होती हैं, कौन-कौन सी होती हैं? क्रिएटिव लोगों की देख लीजिए, जिज्ञासु होते हैं, समस्याओं की तलाश करते हैं, सॉल्व करने के लिए, चुनौतियों का लाभ उठाते हैं, आशावादी और कल्पना के साथ में सहज होते हैं, समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ होती हैं। 19 नंबर देखिए, निम्न में से कौन-सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? समावेशी शिक्षा के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। कैसा भी छात्र होगा, चाहे वो देखने में असमर्थ हो, पढ़ने में असमर्थ हो या फिर चलने में असमर्थ हो, वो सब लोग तेज हो, अमीर हो, गरीब हो, सब लोग एक ही छत के नीचे बैठ कर के अध्यापन कार्य करते हैं, तो इसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। पूछा जा रहा है कौन-सी इसकी विशेषता नहीं है, यानी कि फिर से आपसे नेगेटिव ऑप्शन पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं कौन-सा नेगेटिव सेंस दे रहा है। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने और अभिवृद्धि करता है। कई बार हमने आपसे कहा है केवल शब्द जहाँ पर मिल जाए समझ लीजिए नेगेटिव सेंस दे रहा है और केवल पहले ही ऑप्शन मिल गया है तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये केवल विशेष आवश्यकता वालों के लिए नहीं है, सबके लिए है। कैसा भी विद्यार्थी हो समावेशी शिक्षा सबके लिए है, एक छत के नीचे बैठ कर के सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन-सी है? कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन-सी होती है? प्रयास या भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि। आपको पता है बच्चे खेल-खेल से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खेल विधि सबसे उपयुक्त होगी छोटे बच्चों के लिए। अगला देखिए, राजेश और रूपेश की आयु समान है यानी उनकी एज जो है वो बराबर है। उनके सामाजिक और मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास के किस सिद्धांत के कारण ऐसा होता है कि उनकी मानसिक समझ में काफ़ी अंतर है? देखते हैं। परिमार्जिता का सिद्धांत, निश्चित तथा पूर्व कथनी प्रतिरूप का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत या फिर एकरूपता का सिद्धांत। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है कि एज तो उनकी सेम है, लेकिन उनके अंदर जो है अलग-अलग भिन्नताएँ पाई जाती हैं। किसी का दिमाग तेज होता है, किसी का दिमाग स्लो होता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, गणित सीखने में होने वाली कठिनाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखें, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको भी पता है डिसकैल्कुलिया कहा जाता है अगर गणित में आपको सीखने में दिक्कत हो रही है। अब ये जितने भी विकार हैं इनके ऊपर एक हम शॉर्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है? 30 सेकंड की, उसमें आप एक बार देख लेना। चलिए देखिए, तो गणित सीखने में होने वाली कठिनाई को डिसकैल्कुलिया कहते हैं। यह गलती गणना और संख्याओं को समझने की क्षमता को प्रभावित करती है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्न में से किसके लिए विकल्प उपलब्ध नहीं कराना चाहिए? यानी कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं कराना है, यानी नेगेटिव ऑप्शन आपको ढूंढना है। नहीं जहां भी लग जाए समझ लीजिए जो ऑप्शन नेगेटिव सेंस दे रहा होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, संचार और अभिव्यक्ति, सूचना और दृष्टिकोण, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़बद्धता। बताइए, आप खुद बताइए नेगेटिव सेंस कौन सा दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी नेगेटिव सेंस दे रहा है कि शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़बद्धता। अब रूढ़बद्धता का अर्थ क्या होता है? आपने पहले से ही मान लिया कि ये जो बालक है ये पढ़ने में कमजोर है तो ये हमेशा ही कमजोर रहेगा। ये बालक जो है पढ़ने में तेज है तो ये हमेशा ही तेज रहेगा। तो ये क्या है, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़बद्धता हो जाती है। अब आपने पहले से ही अपने विचार बना लिए हैं तो यही गलत ऑप्शन होगा और गलत ही आपसे पूछा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत किसकी व्याख्या करते हैं? देखिए, अधिगम के उत्पन्न और व्यक्त होने की, कौशल अधिगम में बुद्धि के योगदान की, संज्ञान परक अधिगम के व्यक्तित्व की या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई भी सिद्धांत हो वो अपने बारे में ही बताएगा। तो जो अधिगम का सिद्धांत है वो अधिगम के उत्पन्न यानी अधिगम कैसे उत्पन्न हुआ और उसे कैसे व्यक्त किया जाता है इसके बारे में ही बताता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, दौड़ना एवं चलना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अगर आप दौड़ेंगे, मान लीजिए आप ये हैं, ठीक है, ये हैं, ड्राइंग पर मत जाइए भैया, ठीक है, ड्राइंग तो अपनी ऐसी रहती है। अगर आप दौड़ेंगे या फिर आप चलेंगे तो बताइए आपके कौन से अंग ज़्यादातर कार्य करेंगे? तो वो आपका पैर हो जाएगा, ठीक है ना? पैर आपका सबसे ज़्यादा कार्य करेगा अगर आप दौड़ेंगे और चलेंगे। तो पाँव का क्रियात्मक कौशल, हाथों का क्रियात्मक कौशल, धड़ का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट करेगा? सबसे ज़्यादा आपके पाँव इफेक्ट करेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 देखिए, चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक कैसे सीखता है? कौन सी दो क्रियाओं के संयोग से अगर बालक चम्मच पकड़ना सीखता है तो कौन सी क्रियाओं के सहयोग से सीखता है? ऑप्शन देखें,
आँख और हाथ के समन्वय से सामाजिक विकास से, अब समाज थोड़ी आता है सिखाने के लिए कि भैया चम्मच पकड़ लो। शारीरिक विकास से, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हाथ बहुत बड़े होने चाहिए तभी आप चम्मच पकड़ पाएँगे। मांसपेशियों के विकास से, ये भी गलत होगा। सही आंसर होगा आँख और हाथ के समन्वय से वो बालक चम्मच पकड़ना सीखेगा। जैसे ये बालक है, ठीक है? अब ये देखिए, इसके हाथ में ये चम्मच है। अब ये चम्मच में एक पैर कोई काम नहीं करेगा, ठीक है ना? और ना ही कोई समाज आकर के बताएगा भैया ऐसे चम्मच पकड़ो। ये खुद ही सीखेगा अपने आँखों के और हाथों के समन्वय से, आँख और हाथ को देख कर के ये चम्मच पकड़ना सीखेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ये चित्र वगैरह, कार्टून वगैरह बनाकर इसीलिए सिखा रहे हैं कि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो ये चीज़ें आपके स्ट्राइक कर जाएँ, ठीक है? और आप सही आंसर लगा कर के आएँ। अगला देखिए, और सभी वीडियो में हम ऐसा ही करते हैं जिससे कि चीज़ें आपको याद रहें। भाषा अर्जन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? फैक्ट वाला प्रश्न है। चॉम्स्की महोदय के द्वारा भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया गया था। सीधे आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। बबलाने की क्रिया में प्रथम क्या होता है? मतलब शुरुआत में अगर बच्चा बबलाता है, आपको पता है 6 महीने के आसपास जो है बच्चा बबलाना शुरू हो जाता है। बबलाने का अर्थ है कुछ-कुछ बोलने लगता है, अम्मा, पापा, ठीक है? ये बालक जो है ये कुछ भी बोलने लगता है, अम्मा, पापा या फिर उ, ऊ ऐसे बोलने लगता है। तो कौन से शब्द निकलते हैं उसके मुँह से? स्वर निकलते हैं, व्यंजन निकलते हैं, वाक्य निकलते हैं या फिर शब्द निकलते हैं? तो आप सबको पता है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सबसे पहले स्वर ही निकलता है, ठीक है? ये बालक है तो ये पहले ऐसे ही बोलेगा आ, ठीक है? बा, इसमें मतलब स्वर सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा स्वर ही निकलता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और बबलाने की जो क्रिया है इसकी एज पूछ लेते हैं, तो 4 से 6 महीने के बीच में बालक जो है वो बबलाना शुरू कर देता है और स्वर बोलना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक विद्यार्थी अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? यानी कि कोई बालक है और वो पढ़ने अगर गया है स्कूल में, तो आर्थिक स्थिति यानी उसके पापा के पास में पैसे कम हैं, तो उसका इफ़ेक्ट बालक पर क्या पड़ेगा, ये पूछा गया है। आइए देखते हैं। अमीर विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर जो अमीर विद्यार्थी होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, ठीक है ना? तो इन पर अमीर विद्यार्थी यानी पैसे का अधिगम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। गरीब विद्यार्थी कम अधिगम करता है, ये भी गलत नहीं है। अगर ऐसा होता तो एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी हैं, वो इतने बड़े वैज्ञानिक नहीं बनते। किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, यही आपका ऑप्शन ठीक होगा। यानी कि पैसे का उसकी शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्लास की बात कर रहे हैं। अब ये मत कहना सर पैसा नहीं होगा तो पढ़ाएगा कैसे, ये अलग बात है, ठीक है ना? लेकिन अगर वो क्लास में बैठा है तो पैसे का उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लास में सब लोग एक साथ समान रूप से पढ़ते हैं। अगला देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में कौन-सा कथन सर्वोत्तम है? यानी कि ये तो सारे सही हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौन-सा ये पूछा है। अगर कोई गलतियाँ करते हैं बालक तो कौन-सा इसमें सबसे अच्छा होगा? चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। तो विद्यार्थी को कभी त्रुटियाँ नहीं करनी चाहिए, गलत। अगर त्रुटियाँ नहीं करेगा, गलतियाँ नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं। त्रुटियाँ अधिगम का भाग हैं, यही बिल्कुल सही है। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियाँ होती हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। जो त्रुटियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, वो अधिगम का ही हिस्सा होती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके 30 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 30 में से कितने नंबर आपके आए हैं। और उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास में, सभी ग्रुप में भेज दीजिए। एक व्यक्ति कम से कम 4 लोगों के पास में इसको शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप लोग ज़रूर दबा लीजिएगा। बाकी आपको पता है कौन-कौन सी वीडियो ऑलरेडी करा चुके हैं। गणित पेडागोजी देख सकते हैं। वीडियो नंबर 14 जो है वो गणित पेडागोजी की है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं पर्यावरण यानी ईवीएस की वीडियो नंबर 6 जो है, वहाँ से हमने ईवीएस शुरू किया था और ईवीएस की 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। इंग्लिश पेडागोजी वीडियो नंबर जो 17 है वो इंग्लिश पेडागोजी की है। मैथ पेडागोजी की सारी वीडियो आ रही हैं टाइम टू टाइम, बस आप लोग पढ़ते रहिए और देखते रहिए। आज शाम को हिंदी की वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। 30 प्रश्न उसमें भी मिलने वाले हैं। देखते हैं किसके कितने नंबर आते हैं, ठीक है? नीचे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च करके भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम आपको जो है स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। तो वहाँ से आप जो है पीडीएफ वगैरह स्टडी मटेरियल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज शाम को भाषा वाली वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और जो आपने वादा किया है गुरु दक्षिणा का, इसको कम से कम 4 लोगों के पास में शेयर करना है, 2 ग्रुप में शेयर करना है। उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर पूरा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।